नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में चिकित्सा अधिकारियों के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान नवयुक्त चिकित्सकों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपे गए। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश की स्वास्थ्य और व्यवस्था को सुदृढ़ करना था। वहीं नियुक्ति के बाद इन चिकित्सकों की तैनाती विभिन्न जिलों और स्वास्थ्य केंद्रों में भी की जाएगी, जिससे ग्रामीणों को और दुरुस्त क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर मिलेंगी। तो वहीं आपको बताते चले कि सीएम धामी पहुंचे, साथ ही वहां पहुंच उन्होंने क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम के दौरान, आइए आपको सुनाते हैं। आए हुए सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आज जिनको नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहे हैं उन सभी को मैं अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आज का ये अवसर आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, इसलिए आप लोगों का उत्साहित होना स्वाभाविक है। मैं आपके चेहरे देख पा रहा हूँ, सभी के चेहरों में एक अलग प्रकार की चमक है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक बार सभी लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले हमारे सभी चिकित्सा अधिकारियों का जोरदार तालियां बजाकर सबका उत्साहवर्धन करें। मुझे पूरा विश्वास है कि 220 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात हमारे मेडिकल कॉलेजों में मरीजों को त्वरित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही स्टाफ की कार्यक्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा। मेरा मानना है कि एक सशक्त चिकित्सा तंत्र और प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी किसी भी राज्य की चिकित्सा सेवाओं की रीढ़ होते हैं, जो आपात स्थितियों से लेकर सामान्य चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता को भी सुनिश्चित करते हैं। साथियों, आप सभी को सौंपा जा रहा ये नियुक्ति पत्र मात्र सरकारी सेवा का अवसर नहीं है, बल्कि ये मानव सेवा के प्रति आपका समर्पण और आपके संकल्प का प्रतीक भी है। इस कार्य में चिकित्सकीय ज्ञान के साथ साथ मरीजों के प्रति गहरी सहानुभूति, धैर्य और सेवा भावना भी आवश्यक होती है। जैसा अभी आदरणीय गणेश जोशी जी आप सबको अपने भाव के द्वारा अपनी बात कहने का उन्होंने प्रयास किया है, क्योंकि अब आप मात्र एक डॉक्टर नहीं हैं, बल्कि देवभूमि के आरोग्य प्रहरी भी हैं। सभी को आरोग्य देना आप सबके जीवन का संकल्प होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और हमारी संस्कृति मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है कि प्रथम देह को जतन कर लो, प्रथम देह को जतन कर लो, फिर साधना होली। यानी अर्थात सर्वप्रथम शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई भी काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इसी मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार प्रदेश में जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचों को सशक्त बनाने पर अपना ध्यान केंद्रित हमने किया है। हमारा प्रयास है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सस्ती दरों पर आसानी से बिना किसी परेशानी के लोगों को प्राप्त कराई जा सके। इस क्रम में हमने आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक करीब
लगभग 60 लाख आयुष्मान कार्ड वितरित किए हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश के लगभग 11 लाख से भी अधिक मरीजों का 2100 करोड़ रुपए से भी अधिक के कैशलेस उपचार का भी अभी तक लाभ प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त हम राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रयास भी कर रहे हैं, ताकि सुदूरवर्ती क्षेत्रों को, सीमांत क्षेत्र के लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके जिले में ही आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। इनमें से 5 मेडिकल कॉलेज पहले से ही संचालित किए जा चुके हैं, जबकि 2 अन्य मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इतना ही नहीं, देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग भी स्थापित किए गए हैं, जहां कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरोलॉजी जैसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही हल्द्वानी में राज्य के प्रथम आधुनिक कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इसके साथ साथ हम राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के लिए हेली एम्बुलेंस सेवा भी प्रारंभ कर चुके हैं। अभी कुछ बीच में दुर्घटना के कारण से वो बाधित हुई है, और ये सेवा भी हमारी सुदूरवर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए एक बहुत जीवन रक्षक साबित हो रही है। इसका ताज़ा उदाहरण अभी उत्तरकाशी के धराली में हुई अतिवृष्टि भी है। हमने हेली एम्बुलेंस के माध्यम से मरीजों को समय पर हायर सेंटर रेफर कर उचित उनका इलाज उपलब्ध करवाया। इसके अतिरिक्त राज्य में निःशुल्क जांच योजना के अंतर्गत 207 प्रकार की पैथोलॉजिकल जांचें निःशुल्क इसकी सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा जहां एक और जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधुनिकीकरण कर उन्हें बेहतर सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, वहीं उत्तराखंड टेलीमेडिसिन सेवाओं के माध्यम से दूर दराज गाँव में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा परामर्श सुविधा भी प्रदान की जा रही है। हम अपने सभी सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। इस क्रम में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1300 से ज़्यादा डॉक्टरों की अभी तक नियुक्ति की गई है। 2600 से अधिक नर्सिंग अधिकारी, एक्सरे टेक्नीशियन। तो वही खबर देहरादून से, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में भवन और अन्य समन्वय कार्यक्रम का कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों को डीबीटी के माध्यम से अनुदान राशि हस्तांतरित की। ये सहायता सीधे श्रमिकों के खातों में भेजी गई, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिलेगा। तो मैं आपको बताते चले, सीएम धामी ने की बड़ी बैठक, जहां आपको बताते चले श्रमिकों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे, जिसके तहत उन्हें अधिक संबल भी मिलेगा, साथ ही उनकी अधिक सहायता भी हो सकेगी। वहीं डीबीटी के से श्रमिकों को ये राहत जो है वो मिली है, वहीं श्रमिकों के खातों में भी राशि जो है भेजी जाएगी। साथ ही सीएम धामी ने आर्थिक सहायता के तहत निर्माण श्रमिकों को यह अनुदान राशि जो है प्रदान की है। साथ ही आपको बताते चले डीबीटी से श्रमिकों को बड़ी राहत भी मिलेगी, साथ ही उन्हें संभलने का मौका भी जो है वो मिलेगा। तो वही खबर देहरादून से, जहां आगामी 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण के भरारीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होने वाले मानसून सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि भरारीसैंण विधानसभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से लैस किया जाएगा, वहीं ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार सत्र की पूरी कार्यवाही ई नोवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। ये पोर्टल विधायकों और अधिकारियों को सचिवालय में के बीच सूचना के आदान प्रदान को प्रभावी, पारदर्शिता और पेपरलेस बनाने के माध्यम से बनेगा। तो वहीं बताते चले आपको, पेपरलेस माध्यम भी बनेगा। साथ ही मानसून सत्र की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं, जिसकी पूरी जानकारी ऋतु खंडूरी ने बताया। साथ ही गैरसैंण में चलेगा मानसून सत्र,
जिसके चलते आपको बता दें तैयारियां जो है वो पूरी कर ली गई। 19 अगस्त से शुरू होगा ये सत्र। वहीं आपको बताते चले सत्र को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं। 19 से 22 भराड़ी सैन गैरसैंण में सत्र होने जा रहा है। वहाँ पर भी अब हम नेवा के माध्यम से ही कार्य करेंगे। इसका मतलब हम डिजिटाइज वहाँ भी होगा। साउंड का भी वहाँ थोड़ा सा इश्यू होता था, उसको भी हमने ठीक करने का प्रयास IIT रुड़की के साथ मिलकर किया है। साथ ही साथ छोटे छोटे और भी काम हैं, उनको हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि जो सदन हो, जो सत्र हो, वो अच्छे माहौल में हो और आराम से। कर ली गई है। साथ ही आपको बता दें कि खबर देहरादून से, जहां आगामी 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा भवन में आयोजित होने वाले मानसून सत्र को लेकर तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि भराड़ीसैंण विधानसभा को डिजिटल प्लेटफॉर्म से लैस किया गया ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार सत्र की पूरी कार्यवाही ई-नोवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। ये पोर्टल विधायकों, अधिकारियों और सचिवालय के बीच सूचना के आदान प्रदान को प्रभावी, पारदर्शी और पेपरलेस बनाने के माध्यम से किया जाएगा। तो वहीं आपको बताते चले मानसून सत्र की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने भी ये जानकारी देते हुए बताया कि भराड़ी विधानसभा में सत्र की पूरी तैयारियां पूरी हो चुकी है। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म से आपको बता दें लैस किया गया है ताकि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए। विधानसभा अध्यक्ष ने इस बार सत्र की पूरी कार्यवाही ई-नोवा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की जाएगी। ये पोर्टल विधायकों, अधिकारियों, सचिवालय के बीच सूचना के आदान प्रदान को प्रभावी बनाने के लिए किया गया है। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान। बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान।
ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं बीजेपी मुख्यालय देहरादून में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सरकार के तहत गैरसैंण में आगामी विधानसभा सत्र आयोजित करने के फैसले को ऐतिहासिक और जन भावनाओं का सम्मान बताया। डॉक्टर निशंक ने कहा कि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जहां कई तरह के भौगोलिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। ऐसे में गैरसैंण जैसे क्षेत्र में विधानसभा सत्र का आयोजन राज्य के संतुलित विकास और जन भावनाओं को प्रतिनिधित्व देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हम लोग तो पहाड़ के लोग हैं। हमने तो उन परिस्थितियों में सुबह शाम रात और दिन काम किया है और कर रहे हैं। और पहाड़ ने तो ये जो उत्तराखंड है ये तो देश का स्वाभिमान और सम्मान है। ये देश को अटल जी तब बोलते थे कि इस उत्तराखंड ने देश को जवानी भी दी है, पानी भी दी है, प्राणवायु भी दिया है। और औसतन एक परिवार से एक व्यक्ति को सेना में भर्ती होकर देश की सीमाओं की भी रक्षा की है। तो होता है जो ये पहाड़ हिमालय क्षेत्र है उसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, लेकिन गैरसैंण में सत्र होगा अच्छा चलेगा। वो सड़क इतनी खराब नहीं है या आपत्तियाँ आती रहती हैं, जैसे सड़क यदा कदा ऊपर से आ जाते हैं, गिर जाता है, लेकिन उसके कारण कोई काम बंद नहीं होते। तो वहीं कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर पंचायत चुनाव में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए। रावत ने कहा कि लोकतंत्र अपनी संस्थाओं से चलता है और लेकिन बीजेपी इन संस्थाओं पर कब्जा कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव की शुरुआत से ही सरकार की नीयत संदिग्ध रही। पहले चुनाव निलंबित किए गए, फिर आरक्षण प्रक्रिया को बिगाड़कर 4 जिलों में राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की गई। पूर्व सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्षी उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए, जबकि 1 से अधिक वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद नामांकन स्वीकार किए गए। साथ ही पुलिस और प्रशासन पर सत्ताधारी दल के पक्ष में काम करने का भी आरोप लगाया। वहीं हरीश रावत ने आपको बता दें कि बेताल घाट और गोलीबारी, अल्मोड़ा में धमकी और नैनीताल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन उठाने की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र पर यह हमला है। बिहार में कितनी बड़ी साजिश हुई है कि लास्ट के जब वोट रह गए तो उसमें जब कांग्रेस का वोट रह गया, ये उसको आने में जरा से देर होगी तो पेनी बदल दिया गया, पेनी बदल दिया गया। जब वो बाहर से पेनी नहीं ले गया अपने साथ तो अंदर जो उसने लाइन खींची तो किसके लाइन किससे खींची इसकी लाइन, तो उसके लिए भिन्न प्रकार का पेन रख करके ताकि 9-9 की जो टाई थी उसमें जो है भाजपा 10-8 से वो जीत जाए, इसके लिए जो है इस तरीके से मतलब हर तरीके से। तो ये धामी सरकार ने पुलिस प्रशासन, पहले धन बल, पुलिस प्रशासन और गुंडा तत्वों के समन्वय से ये चुनाव परिणामों का जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का अपहरण किया है। और उसके बावजूद भी मुझे इस बात की खुशी है, ये बैठते हुए अच्छा लग रहा है कि लोग दृढ़ता से चुनाव लड़े और हमारे लोग जो है ऐसे 40 के करीब जगह हम और या निर्दलीय जो कांग्रेस के समर्थन से थे वो चुनाव जीतने में सफल। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।